नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 15 सितंबर 2021 को राजस्थान में आरपीएससी की तरफ से सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं जो पेपर सेकंड यानी स्पेशली जो जीके के सवाल पूछे गए हैं। पेपर सेकंड में जो 100 सवाल थे जिसमें जीके, साइंस हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स है। तो ये सारे सवाल का मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताने वाला हूँ जो कि 100% ऑथेंटिक होने वाला है। तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इन सभी सवालों का आंसर जाने उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग, डिफेंस, एसआई या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत टेस्ट बुक पर दे सकते हो। मॉक टेस्ट लेना इसलिए जरूरी है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेकंड टाइम मैनेजमेंट हो गया, एग्जाम से पहले ही पता चल जाए कौन सा सेक्शन वीक है उसको आप बूस्ट कर सको। तो टेस्ट बुक यहाँ पर बेहतरीन है क्योंकि आप सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में ले सकते हो। एक पास ले लीजिएगा, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें यदि आप टीटीजी के ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। टेस्ट बुक एप्लीकेशन है या फिर आप वेब प्लेटफॉर्म से भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जहां से क्लिक करके मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें एग्जाम में जो आपको पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं जो आज आपके एसआई 15 सितंबर में पूछे गए जीके के सवाल का एग्जैक्ट आंसर। देखते हैं पहला सवाल, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी हैं उनका औसत जीवन काल कितना रहता है? काफी इजी सवाल है, 120 दिन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो जीवाणु है जिसे लैक्टोबैसिलस बोला जाता है, जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से नाइट्रोजन नहीं है, बाकी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? उसमें आपकी जलवाष्प आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन हो जाएगी, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड जो दे रखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज के अंतर्गत आती है। इसमें से नाइट्रोजन नहीं है, अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट इनमें से कौन से हो सकते हैं? जो 4 आपको विकल्प दे रखे हैं। वैश्विक तापमान बिल्कुल हो सकता है, प्राकृतिक वास का विखंडन है, यदि आप जो रहते हैं भौगोलिक जैव विविधता है, जो भी वन्य जीवों का यदि आप उनका आवास जो प्राकृतिक वास है वो भी नष्ट कर देंगे तो वो कैसे जीवित रहेंगे, संकट आ जाएगा। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है, ये भी एक तरीके से जैव विविधता को नष्ट करता है। विदेशी प्रजाति जो आक्रमण करती है। शाकाहार को प्रोत्साहन देना है, ये जैव विविधता को बढ़ाएगा न कि नष्ट करेगा, क्योंकि शिकार वगैरह नहीं होगा तो ये आपस में जीव जंतु की हत्या नहीं होगी। तो शाकाहार को प्रोत्साहन देना ये संकट नहीं है। पूछा कौन संकट हो सकते हैं, तो 3 विकल्प ABC। चंद्रयान 2 के लिए लैंडर है, लैंडर का नाम है विक्रम दोस्तों, और जो रोवर का नाम है वो हो जाएगा प्रज्ञान। रोवर है, लैंडर विक्रम है। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, उसको स्टोर करने के लिए आवश्यक जो टेम्परेचर है वो कितना रेंज रहना चाहिए? तो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए जहां पर भी स्टोर रहती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। 2 और 8 आपको याद रखना ये रेंज है। बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उसको बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए केवेलार का प्रयोग किया जाता है, जो एक पैरा एरेमिड सिंथेटिक फाइबर है, केवलर है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, आकलवुड जो फॉजिल पार्क है वो कहाँ पर है? आकलवुड फॉजिल पार्क है तो ये जैसलमेर में है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रतिभागी हैं उनकी मदद के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है। उस निःशुल्क मोबाइल ऐप का नाम क्या है? दिशारी ऐप है, जिसको नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली केथ लैब स्थापित की जा रही है? तो बच्चों के लिए पहली केथ लैब है ये दोस्तों राजस्थान के जोधपुर में स्थापित की जा रही है। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर, जो नागपुर वैसे कहाँ की सिटी है? महाराष्ट्र की है, लेकिन संतरों का उत्पादन यहाँ पर भी है तो इसलिए झालावाड़ को बोला जाता है। राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही का पूछा है तो ABC 3 जो स्टेटमेंट दे रखे कि लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, लाभार्थियों के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तीनों ही स्टेटमेंट है ये सही दे रखा है जो आपको पूछा है कामधेनु डेयरी
योजना से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है। 4, 7, 12, 21, 38 है। देखिए 4 का दुगुना करते तो कितना 8 होता, लेकिन एक कम से तो हो सकता है दोगुना करके एक माइनस किया गया है, तो आप ट्राई कर लीजिए। 7 का दुगुना कितना होता है, तो 7 का दुगुना करेंगे तो आपको पता है 14 होता है, और इसमें से यदि कितने माइनस करें तो 12 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 माइनस करना है, तो एक के बाद 2 माइनस किया है। इसी प्रकार 12 का दुगुना कितना है, 12 दूनी 24 है, 24 में से कितने माइनस करें कि 21 आ जाए, 3 किया गया है। तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि 38 का आपको दुगुना करना है और माइनस करना है यहाँ पर 4। तो 38 का दुगुना कितना हो जाएगा, ये आपके क्षेत्र है, क्षेत्र में से 4 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि 12 के बाद 21 है ना, उसके बाद ये 21 भी है ना। 21 का दुगुना आप करेंगे तो 21 दूनी 42, 42 में से यदि आप 4 माइनस करते हैं तो उस केस में आपको मिलता है 38 है। नेक्स्ट आप में 5 माइनस होने वाला है, तो क्षेत्र में से 5 करेंगे तो 71 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, 3 और 7 के रेशियो में है। यदि इन दो संख्याओं में प्रत्येक में 8 ऐड करें तो उनका रेशियो 5:9 का हो जाता है। तो सबसे पहले 3 और 7 के अनुपात में संख्याएं हैं, बोल रहा कि प्रत्येक में यदि 8 ऐड करें प्लस 8 जोड़ें तो उस केस में रेशियो हो जाता है 5:9 का। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, 5:9 का रेशियो हुआ है। 3 में कितना ऐड किया तब हुआ, तो आप कहेंगे 2 ऐड किया है। 7 में कितना ऐड किया, उस केस में भी 2 आ रहा, दोनों में ही 2 आ रहा है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि ऐड हो रहा है 8। इसका मतलब जो 2 यहाँ पर आपको देख रहा है वो 8 के तुल्य है। 2 8 के इक्वल है, तो 1 किसके, आप कहेंगे 4 के इक्वल है। जो 1 की वैल्यू है वो 4 के इक्वल होने वाली, तो पूछा क्या है, वह संख्याएं कौन सी, संख्याएं कौन सी थी, 3 और 7 के रेशियो में थी, लेकिन 1 की वैल्यू 4 के इक्वल है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 4 और 3 का मल्टीप्लाई, और 7 के केस में भी 4 और 7 का करेंगे तो 12 और 28 यहाँ पर संख्याएं होने वाली, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, स्टेटमेंट में आप कथन दे रखा आपको कि क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश बिना भूलवंश वो अज्ञानवश अपराध कर देते हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठित लोग की बात कर रहा है, तो इनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। जो प्रतिष्ठित लोग हैं अज्ञानवश अपराध कर देते हैं। अब तर्क कौन सा यहाँ पर मजबूत रहता है इस कथन के अकॉर्डिंग, तर्क देखिएगा, हाँ प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं। क्या आपको लग रहा है जो तर्क दे रखा है वो कहीं न कहीं कथन से मैच कर रहा है। देखिए कथन तो है कि प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो तर्क देखिएगा, हाँ प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। सवाल बोले कि अपराध कर देते, ये नहीं करते, नहीं, ये हमारी नैतिकता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। बिल्कुल सही है, कानून के समक्ष हैं वो विधि है, सभी के लिए समान रहने वाली है, और ये केवल 2 कथन ही एक तरीके से मजबूत है, स्ट्रांग है। अगला देखते हैं, कूट भाषा में प्लांट को QMBOU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टोयोटा का क्या कूट रहने वाला। देखिए P के बाद आया है Q, एक बढ़ रहा है, L के बाद LM है, AB है, N के बाद क्या आया यहाँ पर O आया है, तो NO है, TU है, तो एक ऐड हुआ, तो सिंपली आप इसमें भी एक ऐड करेंगे। T के बाद क्या आएगा, U आएगा, O के बाद क्या आएगा, OP आ जाएगा, Y के बाद क्या आएगा, Z आएगा, UPZ कहाँ पर, UPZ ये हो जाएगा, बाकी अलग ही है। तो ये थोड़ा इजी था। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपको पाई चार्ट दे रखा है, उसका अध्ययन करते हुए बताना क्या है। यहाँ पर पाई चार्ट में आपको पता है 360 डिग्री का रहता है सभी एंगल एक ही बिंदु पर, तो 360 डिग्री अलग अलग दे रखा है। पूछा कि अगर किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 है तो कितने लोग बेरोजगार है। अब बेरोजगार वाला जो 5 वाला कॉलम है वो बोल रहा है कि 18% बेरोजगार है। 18 जो यहाँ पर डिग्री है, वैसे 360 डिग्री है, वो कितने के इक्वल है। तो देखिए किसी शहर में कुल वयस्क है 60,000, इसका मतलब जो टोटल 360 डिग्री है वो कुल को शो करेगा, वो कितने हैं, 60,000 हैं। और यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगा, आप 360 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आपको मिलने वाली है। इसको यदि मैं 6 से भाग दूंगी ये 6 हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा, तो 1000/6 हो गया 1 की वैल्यू। पूछा क्या है कि बेरोजगार कितने हैं। अब बेरोजगार यहाँ से है 18 डिग्री, जब 1 बराबर है 1000/6 के, तो 18 कितने का होगा, 18 से गुणा करिएगा तो ये 3 है, 3 का 1000 से आप गुणा करेंगे तो एक जो आपको बेरोजगार दे रखा है वो 3000 होने वाले हैं बेरोजगार की संख्या। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, तो पूर्णांक कितने का था। देखिएगा सवाल बोल रहा है उत्तीर्ण
होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। मतलब जो आपका पूर्णांक उत्तीर्ण के लिए प्रतिशत चाहिए 35 तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या किया बच्चे ने 650 अंक प्राप्त किए, 650 अंक प्राप्त किए और क्या हो गया, फेल हो गया। कितने नंबर से, 50 अंकों से। मतलब यदि 50 अंक ज़्यादा प्राप्त करता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता, यानी 35% हो जाते जब वो 50 नंबर और प्राप्त कर लेता। प्राप्त 650 किए हैं, 50 और कर लेता, उस केस में वो पास वाले में लाइन पे आ जाता। तो 700 यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पूर्णांक 650 प्लस 50 है, पूर्णांक 700। और वैसे पूर्णांक 35% आपको दे रखा है, यानी आप कह सकते हो जो 35% है वो 700 के इक्वल है। पूछा क्या है, पूर्णांक यहाँ पर ये वाला पूछा है, पूर्णांक कितने का था, तो आप कहेंगे पूर्णांक तो पूरा 100% का रहने वाला है। 35% पास मार्क चाहिए, पूर्णांक आपको पूछा है तो 100 का पेपर रहेगा, 35 पास सही है। और जो 35% 700 के इक्वल है तो 1% कितने का होगा, 700 बटा आप 35 तो करते हैं, तो 1% यहाँ पर 35 दूनी 70, यानी 1% 20 मार्क के इक्वल होने वाला है। आपको पूछे क्या पूर्णांक, यानी 100 का होता है पूर्णांक, तो एक जो परसेंटेज है 20 के है तो 100% कितने का हो जाएगा, 20 गुणा आप सिंपली 100 ही तो करेंगे, तो 2000 यहाँ पर आंसर आने वाला, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का आपको दे रखा है वैल्यू 900 रुपये है। उसका सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज आप बोलते हो 900 रुपये है, और जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 954 रुपये है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है 954 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, वो दे रखा है 2 वर्ष के लिए। आपको दर पता नहीं है, पूछ क्या लिया है, मूलधन पूछ लिया है, दर पता नहीं, तो सबसे पहले दर ही निकाल देते हैं। देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वर्ष पर ब्याज लगा है 450, सेकंड पर भी 450 है, और साधारण ब्याज है, दोनों का ऐड करेंगे आप सिंपली तो 900 रुपये हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले वर्ष पर भी ब्याज लगा होगा, कुछ कितना लगा, तो आप कहेंगे 54 रुपये लगा, तभी तो 954 रुपये ज़्यादा आ रहा है। तो पहले वर्ष पर जो ब्याज है 54 रुपये लगा है, वो किस रेट से लगा होगा, तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो। रेट कैसे निकालेंगे भाई, 450 रुपये की आपकी राशि थी, उस पर ब्याज लगा है 54 रुपये, तो कितना है 54, 450 का कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो 100 से आप गुणा करेंगे, 450 नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं सिंपली 0 से 0 कट कर देता हूँ और भाग देता हूँ 9 का 45 में भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा, तो आप कहेंगे 5 बार चला जाएगा। और 54 में 9 का भाग देंगे तो आप 6 बार चला जाएगा। और यहाँ से आप 5 दूनी 10 करेंगे, 6 दूनी 12 करेंगे, तो 12% की क्या आपको रेट मिल गई। जब आपको रेट 12% की मिल गई, उस केस में आप मूलधन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अब देखिए ये कुछ राशि रही होगी मूलधन, मेरे को पता नहीं कितनी रही होगी, x रुपये कुछ तो रहा होगा मूलधन, तो वो जो मूलधन है कुछ, उसका रेट लगा है 12% और वो बन गया 450 रुपये। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो 12% हैं वो 450 रुपये के इक्वल है। जो 12% आया है ना, 12% रेट लगी है किसी भी राशि पर, वो 450 रुपये के इक्वल है। तो 1% कितने के इक्वल रहेगा, तो आप कहेंगे 450 भाग 12 के रहने वाला है। और टोटल जो राशि रही होगी 100% है, देखिए 100% टोटल थी, उसका 12% निकला 450 है, तो 1% यहाँ पर 450/12, तो 100% के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप यहाँ से हल कर सकते हो, आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो इसको आप कट कर सकते हो, जैसे कि 45 450/12 है, कॉमन में भाग आपका 3 का जा रहा है, 3 का यहाँ पर दूंगा कितनी बार चला जाएगा, तो आप कहेंगे 15 है ना, तो 150 है, ये 4 बार चला जाएगा, 4 का 100 में 25 बार चला जाएगा, 25 और 150 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, तो आप कर सकते हो जो 3750 आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है कथन, आपको कथन क्या है, एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं। देखिए कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, और कथन देखिएगा एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, कहीं मेंशन हो रहा है इसका कि कमरों को सजाने के लिए ही फूल उगाए जाते हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, और क्योंकि मेंशन भी नहीं है कथन में, स्पेशली जो कथन में मेंशन है वही निष्कर्ष निकलता है। एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है इतना है, और इसके लिए फूल उगाए जाते हैं, कोई भी मतलब नहीं निकलता है। बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है। देखिए बिना फूलों का ऐसा नहीं कि बिना फूलों का कमरा बिल्कुल बदसूरत ही दिखेगा, कि एक कमरा फूलों से, ऐसे लिखता है ना, एक कमरा केवल फूलों से खूबसूरत दिखता है, उस केस में क्या है कि केवल फूल होंगे तभी वो खूबसूरत दिखेगा, अदरवाइज वो क्या बदसूरत दिखेगा। बाकी यहाँ पर इतना ही दे रखा है, केवल नहीं है कि एक कमरा, सिर्फ ऐसा ही है कि एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, तो इसका मतलब कतई नहीं निकाल सकते कि बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है। बिना फूलों के अच्छा भी लग सकता है, फूल भी जरूरी नहीं डेकोरेशन के लिए। तो न तो एक और न ही निष्कर्ष दो आपस में अनुसरण करते हैं।
हैं स्टेटमेंट का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य मेडल जीता था। वैसे जो सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम है बेल्जियम से हार गई थी और कांस्य पदक के लिए जो पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हरा दिया था। ठीक है, बेल्जियम ने गोल्ड जीता, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला देखते हैं यहाँ पर एमलैक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया है? तो एमलैक्स जो राशनिंग उपकरण है ऑक्सीजन के लिए, इसको आईआईटी रोपर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक कक्षा में विद्यार्थियों को दिए गए अंक, आपको पता है ये अंक दिए गए हैं अलग अलग विद्यार्थियों को, तो इसकी रेंज क्या है? रेंज का मतलब है सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक के मध्य अंतर क्या है। तो सबसे कम छोटा संख्या कौन सा है? 9 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 96 है ना। तो 96 माइनस 9 आप माइनस करेंगे तो आपको अंतर यहाँ पर मिलने वाला है 87 का, वही आपकी रेंज हो जाएगी। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आने वाला है? तो देखिए बी यानी बात हो रही 2C3 E5H8L12 है। तो 2 के बाद कितना? 1 इंक्रीज है, 3 के बाद कितना? 2, 5 के बाद 8 यानी 3 है, 8 यानी 4 का इंक्रीज है, 12 और कितने का इंक्रीज होगा? 5 यानी 17 हो जाएगा। क्वीन रानी 17 है तो क्यू हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले किसी भी कभी भी ये सवाल बन सकता है एग्जाम्स में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। इन्होंने अगस्त 2021 में 9 अगस्त को अध्यक्षता की थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का जो संगीतकार हैं वो कौन है? तो भारतीय और जो ओलंपिक दल हैं उनके लिए जो थीम सॉन्ग है उनके संगीतकार हैं कंपोजर वो मोहित चौहान है, और इस थीम सॉन्ग का नाम है तू ठान ले। सॉन्ग का नाम क्या है? तू ठान ले है, और गायक है मोहित चौहान, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद हैं जो है मालदीव के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, मालदीव करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय संगठन या संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है? फास्टर के लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जहाँ पर तीव्र गति से काम चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो फास्टर के यहाँ पर मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? जुलाई 2021 में 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की गई है, जो भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर अध्यक्षता की है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट किया है वो राजस्थान के किस जिले की रहने वाली है? भावना जाट है राजसमंद जिले से। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है? प्रभारी मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है, तो ये हो जाएगा पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्रालयों के प्रभारी भूपेंद्र यादव। अगला देखते हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के रेफरेंस में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई उन्हें तत्काल यानी उसी समय तत्काल सहायता राशि है वो 1 लाख की दी जाने वाली है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आत्मनिर्भरता को चुना गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और बाकी तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया था, वर्ल्ड ऑफ ईयर को स्पेशल नहीं था 2020 में। और हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर में जैसे 2020 में आत्मनिर्भरता, इसी प्रकार 2018 में नारी शक्ति था, 2017 में आधार था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कारों में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार से जुड़ा हुआ जुलाई 2021 में दिए गए। राष्ट्रीय विधि विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस की बात हो रही है, ये यूनिवर्सिटी किस राज्य में है? गांधीनगर गुजरात में। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा है। तो इनमें से आप देख सकते हो जो 4 कथन है कौन सा सही है, जिसमें से बी सही नहीं है, ए सी डी सही है। योजना का सालाना जो 600 करोड़ खर्च किए जाएंगे वो 450 करोड़ है, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सही है। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं वो हैं
न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएगा। सवाल नंबर 38, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बाहरट की चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा तक रद्द कर दी थी। वो प्रभावित हुए थे महाराणा फतेह सिंह करेक्ट है। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 में? मेजर बर्टन। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर जो हवा महल है उसका निर्माण किसने कराया है? काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ इजी सवाल है, स्वाई प्रताप सिंह ने। बनी ठनी किशनगढ़ में जो चित्रकला शैली है इसका चित्र के चित्रकार का नाम है निहाल चंद करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार रिपीट होता है ये सवाल भी। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1459 में। अगला देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? नसीराबाद अजमेर से। नेक्स्ट वाले यहाँ पर आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर जो आबानेरी में है ये मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। संत मीराबाई का जन्म कुडकी जो उनका ननियाल कुडकी में हुआ था राजस्थान के किस जिले में है? पाली जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरास्थल आहट से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो जो एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट है आहड़ है वहाँ से जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वो ताम्र पाषाण युग से हैं। अगला देखते हैं, रांगड़ी और नीमाड़ी उपबोलियां हैं वो राजस्थान में कहाँ से? रांगड़ी और नीमाड़ी है मालवी की उपबोलियां हो जाएगी। अगला सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? परबतसर में होता है। इजी सवाल रहेगा आपके लिए। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है ददरेवा चुरू में। अगला सवाल देखते हैं, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह एवं वर्ष में विलय हुआ है? हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था नवंबर 1948 में। मैरियाना ट्रांच है जो खाई है वो कहाँ पर है? किस महासागर में है? पश्चिमी प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। मैरियाना ट्रांच या फिर खाई है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। जैव ऑक्सीजन मांग है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो किससे संबंधित एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए जैव ऑक्सीजन मांग हो जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो को नारा दिया गया था, सभी को पता है किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत सेवक समाज है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी जी.के. गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन है वो किस देश में होता है? टंगस्टन सबसे अधिक चाइना में। रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर अवस्थित है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर अवस्थित है। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की किस्में हैं? तो पूसा सिंधु गंगा है ये वैरायटी है किस क्रॉप की? गेहूं की हो जाएगी। जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? जैव विविधता है मृदा निर्माण, साथ ही साथ मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और फसलों का परागण है। इन सभी के अस्तित्व का आधार बनी हुई है जैव विविधता। एबीसीडी करेक्ट है। स्वेज नहर है किसको मिलाती है? रिपीटेड स्वार भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर इजिप्ट में। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मफलर ध्वनि प्रदूषण के लिए ग्रीन मफलर हो जाएगा। राजस्थान में छप्पन का मैदान ये माही नदी की बेसिन में स्थित है छप्पन का मैदान। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको सम्मिलित करना है जिसमें सूची 1 में यूरेनियम केंद्र है और किस राज्य में ये आपको बताना है। देखिए जैसे ए में दोमयासियात दे रखा है, दोमयासियात है मेघालय राज्य में, लंबापुर है आंध्र प्रदेश में यूरेनियम केंद्र है, रोहिली है दोस्तों राजस्थान में और जो गोगी है वो कर्नाटक में है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर एक और आपको लिस्ट का दे रखा है जिसमें एल्यूमिनियम कंपनी और उसकी अवस्थिति आपको सही सम्मिलित करना है। तो एल्यूमिनियम कंपनी जैसे कि आपको दे रखा है बालको, तो बालको की जो अवस्थिति है वो कोरबा में, कोरबा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को है ये कहाँ पर है? जो एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को है वो रेणुकूट में है, रेणुकूट है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो आपको दे रखा है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है ये कहाँ पर है? तो ये है हीराकुंड में। और बात करते हैं नालको की, नालको कहाँ पर हो जाएगी? नालको यहाँ पर बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? कोरापुट जो कि ओडिशा में है। अगले सवाल की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए पहला ही दे रखा उमेदगंज है ये कोटा में, अजमेर में न होकर कोटा में, वैसे एक गांव भी है 12 में उमेदगंज लेकिन ये कोटा में हो जाएगा, उमेदगंज कोटा में, बाकी ये सम्मिलित नहीं है। और जो बीड़ है झुंझुनू, घुड़ा बिश्नुआन है जोधपुर में, रोट्टू है नागौर में, ये सही दे रखा है। 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? गंगानगर की। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही है? बहुत से कैंडिडेट है डायरेक्ट ही टिक कर देंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 या फिर 17 दिन है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद संविधान सभा का अस्तित्व रहा था 25 जनवरी 1950 तक रहा था।
इसको यदि आप माइनस करते हो 25 जनवरी 1950 और 9 दिसंबर 1946 को आपको वर्ष मिलता है 3 वर्ष 1 मास 16 दिन। अगला सवाल, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? जो चंबल नदी पर बने हुए हैं कौन से राजस्थान में स्थित है? तो नीचे दिए गए कोट में ACD यानी कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध है। सी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कोटा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये गांधी सागर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी है जालोर को कहा जाता है? भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त आधिकारिकता और शक्तियां होगी जो संसद विधि के द्वारा प्रदान करें, वही उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को संघ सूची के विषय में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद है वो विधि के द्वारा प्रदान करेगी। आर्टिकल 40 के अनुसार क्या है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो इन्हें विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सटीक हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संविधान में जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट की गई है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारतीवाद, सभी को पता होगा, 1973 वाला। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? त्रिस्तरीय रहती है, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा, कौन से स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए कथन क्या है, पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार के हनन की शिकायत जांच कर सकता है, स्वतः नहीं कर सकता, ये गलत है। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कर सकते हैं। तो दोनों, न तो एक न ही दो करेक्ट है। अगला सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भारत के संविधान में उल्लेखित समूह है वन, झील, नदी और वन्य जीव। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? भारत सरकार में मंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है जगजीवन राम का। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना है, इसके तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। ये बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि है 2.5 लाख से 3 लाख रुपए कर दिया गया है। अगस्त में ही ये बढ़ाई गई, 2021 में 3 लाख रुपए है। महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना जो भी इन्फॉर्म करेगा उनको 3 लाख रुपए एज ए ईमानदारी के रूप में रिवार्ड मिलने वाला है। राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में जो सही स्टेटमेंट है वो आपको पूछा कौन से हैं, ये देख सकते हो कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता है PM करते सही दे रखा है। इसमें संघीय मंत्री मंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं, ये भी सही है। इसमें नीति आयोग के सदस्य होते हैं, करेक्ट है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। चारों ही करेक्ट दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसी भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश न होकर मुख्य न्यायाधीश याद रखना, उनको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? लोकायुक्त के संबंध में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल बाहर है मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से। महालेखाकार भी राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इन तीनों ही आपको स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं। निम्नलिखित में से जो किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट है वो व्यवस्था है? ये सवाल जयपुर, जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार यूरिया अनुदान पर जो सब्सिडी है वो संभावित व्यय कितना है? 0.48 लाख करोड़ का। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया है? तो ये अगस्त 2020 में। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिए राष्ट्रीय योजना है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसका उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना है, हटा देना है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर,
नेक्स्ट सवाल है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय है वो प्रति व्यक्ति कितनी है? वो है दोस्तों $6,681। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक एमओयू किन के मध्य निष्पादित हुआ है? एमओयू किन के मध्य हुआ है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी साथ ही साथ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है, वैसे होती नहीं, लेकिन जो सह अस्तित्व आ जाए मुद्रास्फीति का भी और बेरोजगारी भी, तो उसे बोला जाता है स्टैगफ्लेशन बोला जाता है, निष्पन्द स्फीति बोल सकते हो। अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर शुद्ध राज्य यानी राजस्थान का पूछा है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है वो 5.70 लाख करोड़ रुपए का है। अगला सवाल देखते हैं, व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? व्यक्तिगत आय का पूछा है, उसकी गणना करने में राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है? हस्तांतरण, भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट को भी ऐड किया जाता है। राजस्थान में सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट की हो जाएगी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले हैं। केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? फ्यूज तार है, गलनांक तो कम ही होगा, उसका निम्न गलनांक है और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक कौन सा है? कौन सा सेमीकंडक्टर सबसे अधिक अपने मोबाइल वगैरह में सिलिकॉन का ही प्रयोग होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? जो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर जेट से सफल परीक्षण हुआ है, रुद्रम 1 इसका नाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? अप्रत्यक्ष कर सभी को पता है, जीएसटी है। अंतिम सवाल, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर 2019 में, 18 दिसंबर 2019 को इसका प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये सारे 100 सवाल का मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर बता दिया है जो आज आपके 15 सितंबर 2021 को राजस्थान में आरपीएससी की तरफ से सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है कमेंट करके बताने 100 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले वीडियो को एंड करना